वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अनीता, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट विद अनीता मैम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछली क्लास में हम संज्ञा के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो हमने पहले पढ़ा था संज्ञा भाग 1। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी क्लास को आगे, संज्ञा पार्ट नंबर 2। तो पिछली क्लास में जैसा आप सभी जानते हो हम लोगों ने पढ़ी थी दो संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो इसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे और हमारी संज्ञा रहेगी भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, टॉपिक को पूरा देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि देखो जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है वो किस तरीके से बनती है, किस तरीके से नहीं बनाई जाती, किस किस चीज़ से बनती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी अगली क्लास, भाववाचक संज्ञा। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला शब्द, बताने वाला शब्द। किसके बारे में? भाव के बारे में। किसके भाव के बारे में? किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के, किसी प्राणी के, किसी भी चीज के भाव के बारे में। लेकिन बच्चों, इस पॉइंट में हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज के ऊपर और डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों से। लगभग आप सभी ने देखा है जब भी हम भाववाचक पढ़ते हैं मोस्टली यही पढ़ते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। लेकिन बच्चों, मेरी समझ में आज तक एक बात नहीं आई, अगर गुण और दोष हैं, ये संज्ञा है, तो एक टॉपिक आता है हमारा विशेषण का। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, हमारी जो अगली क्लासेस रहेंगी उनमें हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो आप लोगों ने जरूर सुन तो रखा है इस टॉपिक को। तो विशेषण के अंदर एक हमारा जो पॉइंट हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। आप किसी भी क्लास को देखो, किसी भी वीडियो को देखो, आप उसमें गुणवाचक विशेषण को तो सुन के देखो, पढ़ के देखो। तो गुणवाचक विशेषण होता है जो किसी भी चीज की, मतलब किसी भी संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराता है। तो मतलब हम गुणवाचक विशेषण में भी यही चीज पढ़ रहे हैं और भाववाचक संज्ञा में भी यही चीज पढ़ रहे हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ विशेषण और संज्ञा में? तो कहने का मतलब क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंदर गुण और दोष, अवस्था का जिक्र ही नहीं होता। भाववाचक संज्ञा के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ भाव का के ऊपर चर्चा की जाती है। जो भाव होते हैं वही भाववाचक संज्ञा होती है। अगर गुण और दोष हो जाते हैं वो तो हमारे विशेषण हो जाते हैं, और विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण होता है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टाइम इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमें इसी चीज को भूलना होगा कि भाववाचक संज्ञा में गुण दोष नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज के भाव होते हैं। अगर मैं कहूं, देखो मैंने बोल दिया मीठा फल, तो यहाँ पर फल मीठा है, फल की विशेषता क्या बताई है? वो मीठा है। तो ये फल का क्या बता दिया? गुण बता रखा है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया फल में मिठास है, मिठास, तो ये उसका क्या है? भाव है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञा में हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं? किसी भी चीज। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दुनिया की हर चीज क्या होती है? संज्ञा। मतलब किसी भी चीज के बारे में, किसी भी संज्ञा के भाव के बारे में जो हमें बताएगा वही क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। गुण दोष नहीं कहलाएंगे, क्योंकि गुण और दोष तो विशेषण कहलाते हैं हमारे। तो चलो आगे हम देखते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ हमारी परिभाषा रहेगी वो यही रहेगी कि जो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के भाव का बोध कराता है वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया अच्छाई, अच्छाई, जैसे बचपन, जैसे पढ़ाई, जैसे हमने लिख दिया ऊंचाई। भाववाचक संज्ञा के लिए एक चीज नोट करेंगे हम कि भाववाचक संज्ञा होती है उसको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना हम उसको माप तोल सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
जैसे हम बोलते हैं बात बात पर फील करना कुछ भी, तो जो फीलिंग होती है वही हमारे क्या होते हैं, भाव होते हैं। तो इसे देखा छुआ नहीं जाता, इसे तोला नहीं जाता, इसे मापा नहीं जाता, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम। महसूस किसी भी चीज़ को आप सभी जानते हो, हम एक तरह से हमारी जो इंद्रियां होती हैं उन्हीं के द्वारा महसूस करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, जीभ, हमारी त्वचा, सबसे बड़ी इंद्रिय हमारी त्वचा होती है, नाक। तो ये हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। जैसे आँखों की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, मान लीजिए हम बात करते हैं किसी चीज़ की सुंदरता की, या फिर हम बदसूरती की बात करते हैं। कोई इंसान कितना भी तंदुरुस्त है, कितना भी हट्टा कट्टा है, वो कुछ भी है, लेकिन अगर उसकी आंखें नहीं है तो उस इंसान के लिए सुंदरता और बदसूरती का कोई महत्व ही नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर सुंदरता और बदसूरती है, इसको आप ना तोल सकते हो, ना आप हाथ लगा के देख सकते हो, ना आप उसको छू सकते हो, ना माप सकते हो, सिर्फ अपनी आंखों के द्वारा उस चीज को महसूस कर सकते हो। तो ये शब्द किसके अंदर आते हैं, हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे सुगंध और दुर्गंध की बात करते हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नाक पे, अगर हमारी नाक काम नहीं कर रही, शरीर के बाकी सारे अंग काम कर रहे हैं, तो हम सुगंध और दुर्गंध का पता सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा लगा सकते हैं, नाक के द्वारा। तो वो चीज किसके अंदर आती है, भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए कोई भी संगीत है या कोई भी ध्वनि है, अगर आप कुछ भी, आपका सारे अंग सही सलामत हैं बिल्कुल, लेकिन कान आपके सही नहीं, आपको सुनाई ही नहीं देता है, किसी को भी सुनाई ही नहीं देता है, तो उस व्यक्ति के लिए किसी भी संगीत का, किसी भी शोर का, किसी भी ध्वनि का कोई भी महत्व नहीं है। तो वो चीजें किसके अंदर आती है, सारी की सारी हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। आप सभी जानते हो जैसे खटास, मिठास, कड़वाहट, ये सारी की सारी चीज हमारी जीभ के द्वारा हम चखते हैं। किसी भी चीज का जो टेस्ट होता है हमारी जीभ के द्वारा लिया जाता है। तो खटास, मिठास, कड़वाहट, ये सारी की सारी चीजें भी किसके अंदर आती हैं, हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। जैसे दर्द है, पीड़ा है, ये हमारी त्वचा महसूस करती है। अगर कोई हमारे शरीर को सुन कर दे ना, फिर चाहे इसको काट के फेंक दो, हमें पता ही नहीं चलेगा किसी भी दर्द का, किसी भी पीड़ा का। तो ये कौन महसूस करता है, हमारी त्वचा महसूस करती है। तो वो भी सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे अच्छाई, हम कभी भी किसी की अच्छाई को तोल नहीं सकते। आप किसी इंसान को ऐसे हाथ लगा के नहीं कह सकते इसके अंदर अच्छाई है, लेकिन अगर हम उस इंसान के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में हम कह सकते हैं। तो अच्छाई और बुराई को भी हमेशा क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। जैसे मिठास है, कोई भी चीज है, जब तक आप उसको खा के नहीं देखते तब तक कभी भी उसकी मिठास के बारे में नहीं बता सकते। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ छोटा सा, हम सब के साथ होता है। कई बार हम घर में चाय पीते हैं, या फिर जो चाय नहीं पीता दूध पीते हैं, कुछ भी है, इसको मीठा कर लेते हैं। तो कई बार चाय में जैसे चीनी डालना भूल गए हम, तो पी लेते हैं, जैसे ही हमने एक सिप ली उसी टाइम हम बोल देंगे हो आज तो चीनी डालना भूल गए। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, आपके पास थी, आपके हाथ में थी, तब तक भी आपको नहीं पता चला। जब आपकी जीभ ने उसके टेस्ट को महसूस किया तब जाके आपको मिठास का पता चला। घर में कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, तो बहुत बार हम बड़े चाव से उसको साफ सुथरा बना के खाते और एकदम कड़वा निकल गया। तो मतलब किसी चीज का मिठास या कड़वाहट वो हमेशा किसके अंदर आती है, हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। बचपन की भी कोई उम्र नहीं होती, बचपन का कोई माप नहीं होता, बचपन का कुछ भी नहीं होता। बचपन का तो हमने बहुत बार देखा है, हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो 50-60 साल का व्यक्ति है, लेकिन कई बार बात करते करते ऐसी बात कहेगा, हम लोग कह देते इतना बड़ा हो गया, इसका बचपना तो आज तक भी नहीं गया। तो उसके जो विचार थे, उसकी बातें थी, वो सारे उसके भाव थे, वो बचपन भी किसके अंदर रहेगा, हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर। पढ़ाई भी आपकी क्या होती है, भाववाचक। आप पढ़ाई को नहीं देख सकते, आप कह दोगे मैं तो देख रहा हूँ ये पढ़ाई कर रहा, आप पढ़ाई को नहीं देख रहे, आप तो उस बच्चे को देख रहे हो, आप उस बच्चे की किताब को देख रहे हो, आप उसकी पढ़ाई को थोड़ी देख रहे हो। आप उस बच्चे का व्यवहार देख के अंदाजा लगाते हो। हम कई बार कोई बच्चा बुक लेके बैठा है, हम बच्चे को देख के ही बता देते हैं टाइम पास कर रहा है या फिर ये सच में पढ़ रहा है। तो पढ़ाई भी किसके अंदर आती है, हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। बच्चों ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कई बार बच्चे क्या करेंगे, बच्चा सोचता है कि जो ऊंचाई शब्द लिखा गया है यहाँ पर, वो हमेशा ही किसके अंदर होना चाहिए, जो ऊंचाई होती है हमारी, भाई इसको तो हम माप सकते हैं। बहुत बार बच्चे यही बात बोलते हैं, मैम आपने अभी तो बताया था कि भाववाचक संज्ञा का कोई माप तो नहीं होता, लेकिन ऊंचाई को तो हम माप देते हैं। तो ऊंचाई को कैसे माप सकते हैं? अगर कोई आपको कहता है कि ऊंचाई मापो,
तो आप हमेशा सामने वाले से पूछोगे किस चीज़ की, आप ऊंचाई को माप नहीं सकते। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया इस बोर्ड की, तो आप ऊंचाई को नहीं मापोगे बल्कि आप इस बोर्ड को मापोगे। कोई बेंच है, मैंने कहा इस बेंच की, तो आप ऊंचाई को नहीं मापोगे बल्कि उस बेंच को मापना शुरू कर दोगे। कोई दरवाजा है, हमने कहा दरवाजे की, तो हम किसे मापना शुरू कर देंगे, दरवाजे को मापना शुरू कर देंगे। कोई बिल्डिंग है, कोई कहेगा इस बिल्डिंग की ऊंचाई, तो हम ऊंचाई को नहीं बल्कि उस बिल्डिंग को माप रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, ऊंचाई का अपना कोई भी माप नहीं होता बल्कि ऊंचाई खुद किसी न किसी चीज का माप होती है। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, ये सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें किसी न किसी चीज का माप होती हैं, इसलिए क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बच्चों, भाववाचक संज्ञा के ऊपर आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, काफी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा होती हैं ये हमेशा बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बनती हैं, भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से भी बनती हैं, भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनाई जाती हैं, भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाई जाती हैं। तो इसके ऊपर हमारी अभी आगे और बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें से काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाववाचक संज्ञा में से। लेकिन उससे पहले एक बार हम इन दोनों संज्ञाओं को और क्लियर करते हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा की तरफ। दोनों को समझने के बाद हम यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल इसकी फिर से दोबारा से समझें। तो वही चीज यहाँ पर आती है हमारी, वाचक का मतलब बोध कराने वाला शब्द, किसके बारे में, समूह के बारे में। किसके समूह के, किसी भी व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वस्तु, किसी प्राणी, किसी भी चीज के जो समूह का बोध करवाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसा कि हमने संज्ञा भाग नंबर 1 में पढ़ा भी था कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों की दोनों हमारे जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम कह सकते हैं हाँ ये उसी के अंदर आती है। तो हर किसी भी चीज का जो समूह है उसके बारे में जो बताएगा वही समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया सेना, कक्षा, टीम, भीड़, परिवार आदि। सेना, अब बच्चे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो समूहवाचक और जातिवाचक में होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि दुनिया की हर लड़की को लड़की कहते हैं, हर नदी को नदी कहते हैं, हर पर्वत को पर्वत कहते हैं। तो ऐसा ही यहाँ बच्चों के मन में आता है कि हर सेना को सेना कहते हैं, हर कक्षा को कक्षा कहते हैं, हर टीम को टीम कहते हैं, हर भीड़, मतलब हर चीज को ये कहते हैं। तो ये भी हमारी समूहवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। तो बच्चों एक बात देखो, अब सेना जो होती है वो किससे बनती है, सैनिकों से बनती है। सेना सिपाहियों से बनती है। सैनिक या सिपाही हमारी कौन सी संज्ञा होता है, आप सभी जानते हो सैनिक और सिपाही हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। क्योंकि सेना में जितने भी व्यक्ति हैं चाहे वो कुछ भी काम करें हम उन सभी को सैनिक बोल देते हैं, सिपाही बोल देते हैं। तो हमारी सैनिक या सिपाही हम कहेंगे वो कौन सी संज्ञा हो गई, हमारी जातिवाचक संज्ञा। कहीं पर एक सैनिक हो तो हम कभी नहीं बोल सकते कि सेना खड़ी है, लेकिन अगर बहुत सारे सैनिकों को एक साथ इकट्ठा कर दे तो वो हमारी क्या बन जाती है, समूहवाचक संज्ञा। मैं यहाँ पे आप लोगों से जो कहना चाह रही थी वो यही बात कहना चाह रही थी कि समूहवाचक के लिए आप लोग एक बात नोट करेंगे कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो सदैव ही जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बनती है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था, जब बहुत सारे सैनिक इकट्ठा होते हैं तभी सेना बनती है, एक सैनिक से कभी भी सेना नहीं होती। ठीक उसी तरह से कक्षा किससे बनती है, कक्षा विद्यार्थियों से बनती है, छात्रों से बनती है, बच्चों से बनती है, लड़कों से बनती है, लड़कियों से बनती है। मैं बच्चे की बात करूं, मैं विद्यार्थी की बात करूं, छात्र की बात करूं, लड़का लड़की कुछ भी मैं बोलूं तो सारी की सारी हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। दुनिया के हर पढ़ने वाले को हम विद्यार्थी बोलते हैं, चाहे वो LKG क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो 10th में पढ़ रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर रहा है, हर पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है। लेकिन अगर उन्हीं विद्यार्थियों को हम एक जगह पर इकट्ठा कर दें तो वो जगह क्या बन जाती है, हमारी कक्षा बन जाती है। तो विद्यार्थियों से मतलब जातिवाचक संज्ञा से मिलकर क्या बनी है, कक्षा। बहुत बार बच्चों के मन में क्या होता है, मान लीजिए बच्चे सारे उठ के रूम से बाहर चले गए, अब भी कक्षा है नहीं, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक कमरा है। अगर हम लोग किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ के पढ़ने लगे ना तो वही जगह क्या बन जाएगी, हमारी कक्षा। तो कक्षा छात्रों से बनती है, ये दीवारों से नहीं बनती है। तो ये हमारी किस में आ जाएगी, समूहवाचक संज्ञा में। टीम,
टीम किससे बनती है? खिलाड़ियों से बनती है, खिलाड़ी। और खिलाड़ी कौन सी संज्ञा होती है? खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा होती है। हर खेलने वाला खिलाड़ी होता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, हर खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। और चाहे वो कोई भी खेल खेलता हो, लेकिन क्या कहलाएगा? खिलाड़ी। लेकिन आपने देखा है कभी भी एक खिलाड़ी से टीम नहीं बनती है। अगर उन खिलाड़ियों को हम इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाती है? टीम। तो टीम हमारी क्या बन जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ किससे बनती है? लोगों से, आदमियों से, बच्चों से, महिलाओं से, पुरुषों से। लोग अपने आप में ही एक पूरी की पूरी मानव जाति है। एक आदमी कभी भीड़ नहीं होता है, लेकिन अगर हम पूरी मानव जाति या बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाती है? भीड़, समूहवाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने लिख दिया परिवार। आप लोगों ने सुना होगा अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो हम हमेशा बोलते हैं इसका परिवार है ही नहीं, ये तो अकेला है। तो परिवार भी बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, वो परिवार होता है। मतलब ये भी किससे मिलके बनता है? जातिवाचक संज्ञा से। तो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा हमेशा ही किससे बनती है? जातिवाचक संज्ञा से। जैसे मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में उदाहरण दिया था एक आपको गाय का। गाय जातिवाचक संज्ञा होती है। दुनिया में जितनी भी गाय हैं, हर गाय को हम गाय कहते हैं। और मैंने आपको बताया था हर किसी भी कोई भी चीज़ होती है जो हर में आ जाती है वही हमारी जातिवाचक होती है। लेकिन अगर 10, 20, 50 गाय इकट्ठी होके जा रही हों तो हम क्या कहते हैं? गायों का एक झुंड जा रहा है। तो मतलब झुंड हमारी किस संज्ञा के अंदर आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आई होगी समूहवाचक संज्ञा। तो आगे हम और बढ़ेंगे द्रववाचक संज्ञा की तरफ। तो अगली जो हमारी संज्ञा है वो है द्रववाचक संज्ञा। वही बात है, वाचक का अर्थ बताने वाला शब्द किसके बारे में? द्रव के बारे में। यहाँ पर द्रव का मतलब सिर्फ और सिर्फ तरल नहीं होता है। द्रव का मतलब यहाँ तरल पदार्थ की बात हो जाती है यहाँ पर। तो मतलब कहने का मेरा क्या है कि कोई भी धातु, कोई भी तरल, कोई भी चीज जो हमारी होती है, कोई भी गैस होती है, सारी की सारी ही किसके अंदर आती है? द्रववाचक संज्ञा के अंदर। परिभाषा हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी धातु, तरल या गैसीय अवस्था का बोध कराने वाले शब्द द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी धातु, तरल व गैसीय अवस्था का बोध कराने वाले शब्द द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, दूध, लकड़ी, पत्थर, चावल आदि। इसके लिए भी एक नोट होता है जो आपको बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा द्रववाचक को समझने में। और वो हमारा नोट होता है कि द्रववाचक संज्ञा सदैव किसी नई चीज और वो नई चीज भी हमेशा क्या होती है? जातिवाचक होती है। द्रववाचक संज्ञा सदैव किसी नई चीज का निर्माण करता है। मतलब द्रववाचक संज्ञा जातिवाचक का निर्माण करता है। किस तरीके से वो एक बार हम यहाँ पे समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ भी एक बात और रहेगी हमारी कि जो द्रववाचक संज्ञा होती है इसको भी आप सॉरी कैसे देखेंगे? यहाँ पे सोना, चांदी आप सभी जानते हो ये क्या है? द्रव है। ये तरल क्या होता है? द्रव क्या होता है? आप सभी जानते हो द्रव वो चीज होती है जिसका अपना कोई आकार नहीं होता। आप उसको जैसे भी सांचे में डालोगे, सॉरी दूध और घी, जो जैसे भी सांचे में आप उसको डाल दोगे वो वैसे ही बन जाएगी। अगर आपने तरल चीज को गिलास में डाल दिया तो गिलास का आकार ले लेती है। आपने इसको एक थाली में डाल दिया तो थाली का आकार ले लेती है। आपने एक कटोरी में डाल दिया तो कटोरी का आकार ले लेगी। बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी का आकार ले लेगी। वो सारी चीजें क्या होती हैं? द्रव होती हैं। धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी धातु होती हैं।
बच्चे लगभग जो द्रव है और धातु है उनके बारे में तो तुरंत बता ही देते हैं कि ये सारी की सारी हमारी द्रववाचक संज्ञा होती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे आती है। इन एग्जाम्पल को देख के बच्चों के मन में आता है कि ये कहाँ से द्रववाचक होगी, ये कैसे द्रववाचक हो गई। तो इसको एक बार हम समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको नोट बताया था कि हमेशा किसी न किसी नई चीज का निर्माण करती है। वैसे तो आपको सोना चांदी को देखते ही पता चल गया, क्योंकि एक धातु और धातु हमेशा क्या होती है, द्रववाचक होती है। लेकिन बच्चों आपको पता होगा हम बता नहीं सकते सोना कैसा होता है, सोने का आकार कैसा होता है, आप कुछ भी नहीं बता सकते। सोने को किसी भी आकार में डाल दो, आप उसको कूट के पीट के कैसे भी बना दो, वो सोना ही रहेगा। सोना इस्तेमाल में कब आता है, जब उसका कुछ न कुछ बनाया जाता है, जब हम उससे कुछ नई चीज बनाते हैं, तब जाके वो सोना हमारे काम का होता है। जैसे हमने सोने से कान में पहनने का कुछ बनाया, गले में पहनने का बनाया, हमने उंगली में पहनने का बनाया, हाथ में पहनने के लिए कंगन बना दिया, अंगूठी बना दी, चेन बना दी, कुछ भी, तब जाके सोना हमारे प्रयोग में आता है। और अगर मैं बात करूं अंगूठी की, या मैं बात करूं कंगन की, ईयररिंग की, या फिर मैं चेन की, किसी भी चीज की, जितने भी नाम मैंने लिए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो ये किसका निर्माण कर रही है, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण कर रही है। घी और दूध की मैं बात करूं, हजारों प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं, किससे, इन चीजों से। और कोई भी मिठाई होती है वो हमारी किसके अंदर आती है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। तो किसका निर्माण करती है, जातिवाचक का। बात आती है लकड़ी, पत्थर, चावल जो मैंने लिखे इनको बच्चा सोचता है कि ये कहाँ से द्रववाचक बने। तो लकड़ी की ही बात करते हैं एक बार। लकड़ी का अपना कोई आकार नहीं होता, क्योंकि जो मैंने अभी बोला था द्रववाचक संज्ञा का कोई भी आकार नहीं होता है। लकड़ी का अपना कोई भी आकार नहीं होता है। लकड़ी किसी भी टाइप की हो, हम उसको क्या कहेंगे, लकड़ी। लेकिन जब उस लकड़ी से हम कुछ नई चीज बना देते हैं, तब जाके वो हमारे इस्तेमाल की होती है। जैसे मान लीजिए लकड़ी से हमने मेज बनाया, कुर्सी बनाई, सोफे बनाए, अलमीरा बनाई, बेड बनाए, दरवाजे बनाए, खिड़की बनाई, कोई भी चीज, जितने भी नाम मैंने लिए हैं, कुर्सी, मेज, अलमीरा, सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। तो इसने भी नई चीज का निर्माण किया। ठीक उसी तरह से पत्थर की अगर हम बात करते हैं तो पत्थर का भी कोई आकार नहीं होता, हमें नहीं पता है पत्थर का आकार कैसा है। अगर आप पत्थरों का एक ढेर देखोगे ना और उसमें से पत्थर उठा के देखोगे तो हर एक का आकार अलग अलग मिलेगा। पत्थर तब हमारे काम के होते हैं जब उसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे पत्थर को हमने फर्श में लगा दिया, फर्श बन गया, दीवार, कमरा, अनेक प्रकार की मूर्तियां, कोई भी मूर्ति बनाई जाती है। पुराने जमाने में हथियार बनाए जाते थे पत्थरों के। तो जो भी मैंने नाम लिए हैं अभी, कमरा है या फिर दीवार या फर्श, कुछ भी, सारी की सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। तो ये भी नई नई चीजों का निर्माण करती हैं। बच्चों इसको समझने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी चावल के लिए कि ये किस तरह से, कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट से खरीदने के लिए जाते हो, दुकानदार आपको समूह के रूप में देता, मतलब बहुत सारे उठा के देता है, लेकिन साथ में तोल के देता है। जैसे आप दुकान पे गए, आपने जाके कहा कि मुझे चीनी चाहिए, तो दुकानदार कभी भी हमें 1, 2, 3 इस तरह से उठा के नहीं देता, वो बहुत सारी चीनी उठा के देगा और साथ में उसको तोल लेगा। चाय पत्ती, कोई भी मसाला है, कोई भी अनाज है, कोई भी मतलब हमारी दालें हैं, सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, द्रववाचक संज्ञा के अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा है कि द्रववाचक संज्ञा हमेशा किसी न किसी चीज का निर्माण करती है। तो बच्चों ये थी हमारी संज्ञा भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक। तो ये हमारी संज्ञा भाग नंबर 2 थी जो हमने पढ़ी है। आगे हम मिलेंगे संज्ञा भाग नंबर 3, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। जिसके अंदर एक तो हम ये पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से एक संख्या से दूसरी संख्या बनाई जाती है। जैसा आप लोगों ने अगर कभी ध्यान से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा किस तरह से व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, किस तरह से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, कि कौन सी संज्ञा मतलब आपकी गिन सकते हो, आप किस संज्ञा को आप नहीं गिन सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं हमारी अगली वीडियो, अगली क्लास में, संज्ञा भाग नंबर 3। नमस्कार बच्चों।